डेयरी इंडस्ट्री इस वक्त खतरे में। अभी न्यूजीलैंड के अंदर एक कानून आया, अगर कोई गाय गैस पास करेगी तो किसान को उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप अपनी लड़की की शादी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो लड़का किसान है। जर्मनी के किसान को बाकायदा 2 महीने का हॉलिडे का पैकेज देती है सरकार कि भैया तुम जाओ घूम के आओ, ये खेत में कुछ मत बो, इसके खेत के पैसे हम तुम्हें दे देंगे। खेती एक लाइफ स्टाइल है। आपकी जबरदस्त क्रॉप खड़ी हुई, ओला पड़ गया, खत्म, फ्लड आ गया, कैसे बचोगे आप? सूखा आ गया, कैसे बचोगे आप? अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पे हुआ है तो वो किसान कम्युनिटी ही, चाहे वो राजे रजवाड़े रहे हो, चाहे वो जमींदारे रहे हो, चाहे वो आधुनिक सरकारें रही। हर किसी को पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, सस्ता अनाज बांटना है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, किसकी कीमत पे? किसान की कीमत। कुछ लोग सिर्फ बिजली का बिल माफ करने को किसान राजनीति मानते, तो कुछ लोग टोल टैक्स को माफ करना किसान राजनीति मानते। ना सब्सिडी चाहिए, ना टोल टैक्स की माफी चाहिए। सम्मान ही एकमात्र वो चीज है जिसके लिए कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक खेती को कर सकता है। डेयरी के अंदर जो अनप्रोडक्टिव एनिमल का बिकना बंद हुआ तो किसानों ने आखिर में उनको सबको छोड़ दिया और वो किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दुनिया में, कैसे आप उनका भरण पोषण करेंगे? ऑर्गेनिक से नहीं होगा, ऑर्गेनिक से तो लोग भूखे मर जाएंगे। यूसेज की बात करें तो जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है और जापान का आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा जीता है। भारत दुनिया का एक ऐसा भूभाग है जो प्राकृतिक रूप से इससे ज्यादा मालदार, इससे ज्यादा बेहतर मुल्क हो नहीं सकता। अब आप फैक्ट्री में एग्जैक्ट सेम टेस्ट, सेम पैरामीटर्स, एग्जैक्टली 100% नेचुरल जो गाय देती है या भैंस देती है, वो दूध आप फैक्ट्री में बना सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूल्स, बगैर किसी गाय के। अगर समाज ने किसानों को हौसला नहीं दिया, आने वाला दौर में किसान बहुत थोड़ा बचेगा। सिर्फ कहने से देश महान नहीं बनता, पुरुषार्थ से बनता है। और वो पुरुषार्थ अगर सही दिशा में है तो ही आप महान कहलाओगे। कि इस देश में एक ऐसा सेक्शन भी है जो विज्ञान को ही नकारता है और वो बहुत बड़ी संख्या में। लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है, 300 साढ़े 300 क्विंटल बीघे तक का रिकॉर्ड बना डाला है लोगों ने वहाँ। नमस्ते मनीष जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच कि आप पॉडकास्ट पे आए। इस पॉडकास्ट में मेन चीज होने वाली है कि क्या इस वाले डेकेड में, आने वाले 10 साल के अंदर में, कोई यूनिकॉर्न या हजारों करोड़ की कंपनी एग्रीकल्चर से निकल कर बन सकती है, नहीं बन सकती? भारत जैसे मुल्क में एक बड़ा यूनिकॉर्न जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, डेफिनेटली ये इसकी संभावना बहुत प्रबल है। क्योंकि दुनिया के जो बड़े उद्योगपति हैं, धीरे धीरे उन लोगों का ध्यान अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे हमारे देश के अडानी और अंबानी हो, उन सभी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। ग्लोबली हम बात करें, निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीनें घट रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों के जो भूख की ज़रूरत है, जो खाना है, उसके अंदर एक बड़ी व्यापारिक संभावना है। आपने खेती की शुरुआत कैसे की और फिलहाल में किन किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं? मेरा तो एक रोलर कोस्टर वाला अनुभव है। शुरुआती एजुकेशन के बाद मैंने MBA किया, फिर नौकरी करी दिल्ली, गांव वापस आया। फ्लोरिकल्चर हम लोग उस वक्त कर रहे थे। कौन से सन की बात है? 97 में टू बी प्रिसाइज। उसमें हमने एक लंबे समय तक उसमें काम किया, करीबन 17-18 साल। उसके बाद 2014 में भारतीय मिल्क स्प्लैश के नाम से एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया और मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की मार्केटिंग, दोनों काम हमने किए। लगभग 80 गायों का डेयरी फार्म मेरे पास रहा। 2014 में मैंने पॉली पाउच बनाया था और उत्तर प्रदेश के हम पहले किसान थे जिनका पॉली पाउच आता है। पॉली पाउच? अच्छा, पॉली पाउच मतलब जैसे अमूल का और मदर डेयरी के आते हैं। अच्छा, वो जो पैकेट आते हैं पन्नी वाले, पैकेट बंद दूध जो आता है, लेकिन वो रॉ मिल्क था। काफी टेक्निकलिटीज थी उसके अंदर। FSSAI का जो एक्ट है वो बहुत क्लियर नहीं है। लोगों को एजुकेट करना बहुत बड़ा काम था और ये काम हमने लगभग 10 साल किया। अभी हाल ही में हमने उसको वाइंड अप किया बिकॉज काफी हैवी लॉसेस हमें डेयरी के अंदर रहे। खेती को किसी एक लाइन में डिस्क्राइब करना मेरे ख्याल से ज़्यादती होती है, क्योंकि खेती एक लाइफ स्टाइल है। गवर्नमेंट पॉलिसी से सीधा इम्पैक्ट खेती के ऊपर आता है। और जब हम डेयरी कर रहे थे तभी हमने ऑर्गेनिक अपना पूरा, जो मेरा फैमिली फार्म है वो 20 एकड़ का, उसको हमने पूरे को ऑर्गेनिक किया पूरी तरह से। और अब रिसेंटली हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो मेरा कैफ़े है, एक कॉफ़ी शॉप जिसे आप कह सकते हैं। 4 एकड़ का एक नेट हाउस है। टू माई नॉलेज अगेन वो यूपी का सबसे बड़ा नेट हाउस है, क्योंकि सिंगल नेट हाउस 4 एकड़ का मेरी जानकारी में है नहीं। पहली क्रॉप हमने अभी फिनिश की है और सेकंड क्रॉप की अब तैयारी चल रही है। टोटल रेवेन्यू अगर बात करें, जैसे आप अप एंड डाउन या होके, कितना आप मैक्सिमम अचीव किया और अभी कितना कर रहे हैं? CR+ है, उसमें कैफ़े भी है, उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें नेट हाउस भी है। अभी मैंने सुना है कि बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, उन्होंने अमेरिका में बहुत पता नहीं कितनी खेती खरीदी है। और अडानी जी, सबको पता है कि हिमाचल में सेब का उनका
बड़ा अच्छा है, मेरे ख्याल से कंट्रोल सेब का वो पूरा करते हैं वहाँ पे। और अभी बहुत सी जगह है कि फार्म हाउसेज, स्टोर हाउसेज, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो बना रहे हैं और इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज़ के अंदर में। तो सारे सिनेरियो बताइए कि वहाँ पे बिल गेट्स ने क्या किया या यहाँ पे बड़े कॉरपोरेट हाउसेज क्या कर रहे हैं, एक जानकारी हो सके कि क्या स्कोप है, क्या मज़ेदार चीज़ आने वाली है खेती में। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में खाने की एक शॉर्टेज है क्योंकि लगातार इंसानी जाति बढ़ती जा रही है। तो बिजनेस की संभावना है, व्यापारी तो व्यापार के लिए हर जगह जाता है, अब वो चाहे बिल गेट्स हों चाहे अडानी अंबानी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दखल एग्रीकल्चर में बढ़ेगा वैसे वैसे जो पारंपरिक खेती है उसमें से जो पारंपरिक किसान हैं वो घटेगा। अमेरिका के ही आप एग्जाम्पल लें, वहीं से शुरू करते हैं। अमेरिका में अब से 15-20 साल पहले जितने किसान थे, फैमिली ओन जो फार्म हुआ करते थे अमेरिका में, आज वो मुश्किल से 2% बचे। 98% जो फार्मलैंड्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो कॉरपोरेट्स के हाथ में चला गया। हम लोग देखेंगे कि इंडिया में भी धीरे धीरे, भारत के अंदर भी जो परिस्थितियां हैं अब वो व्यापार के अनुरूप हो रही हैं। एग्रीकल्चर में जो खेती है वो लगातार घाटे का सौदा बनता जा रहा है। सब पे बैंकों के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड आ गया, फिर लैंड डेवलपमेंट लोन हो गए, एनिमल हस्बेंड्री लोन हो गए, लेके किसान पूरी तरह से कर्जे में बंधा हुआ है। तो नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए उसके पास पैसे की कमी है। नई टेक्नोलॉजी अगर वो अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। अभी वो इतने फाइनेंशियली सक्षम नहीं है कि नई चीज इंप्लीमेंट करे। अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्लीमेंट खेती के अंदर नहीं करेंगे तो कॉर्पोरेट का दखल तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से ये विशेष सर्कल है। एक चीज होएगी तो उससे दूसरा इम्पैक्ट आएगा, जो दूसरा आएगा उससे फिर तीसरा इम्पैक्ट आएगा। बहुत लोग कहते हैं, मैं अक्सर जो सामाजिक और खेती किसानी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जाता भी हूँ, बात भी करते हैं। वहाँ अक्सर मैंने देखा कि एक कॉमन थॉट प्रोसेस है कि साहब किसान को अपना माल बेचना आना चाहिए तो किसान की दुर्दशा ठीक हो जाए। कहना तो बड़ा आसान है कि भाई बाजार में माल बेचे, तो क्या बाजार के अपने कुछ चैलेंजेस नहीं है? क्या जो व्यापारी आज की तारीख में बाजार के अंदर व्यापार कर रहा है, क्या वो सभी मुनाफे में है? क्या व्यापार के अपने घाटे नहीं है? तो किसान का बच्चा जिसने कभी बाजार का अनुभव नहीं है, तो क्या ये रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा कि वो फेल हो जाए? निश्चित तौर पे होगा ना, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक रूप से। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैंने ऑर्गेनिक खेती करी। ऑर्गेनिक में हम सबको पता है, पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट पड़ी हुई है कि जैसे गेहूं है उस पर 30% का लॉस होता है अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो मैं उस 30% को रिकवर करने के लिए क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मैं अपने उत्पादन का रेट बढ़ाऊंगा। तो मेरी कॉस्ट आ गई 130 रुपए और उस 130 पे फिर मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा गेहूं किसी भी सूरत में 150 रुपए से कम में नहीं बिक पाएगा, क्योंकि उसको बेचने की भी एक कॉस्ट है। जी, मार्केटिंग करना, मार्केटिंग की कॉस्ट है, डिलीवरी की कॉस्ट है, पैकेजिंग की कॉस्ट है, जो मैं लाइसेंस लूंगा उसके कॉस्ट है, जो मैं लड़के रखूंगा उनकी कॉस्ट है। 150 रुपए से कम में तो किसी सूरत में मेरा गुजारा नहीं होने वाला अगर मैं खुद मार्केटिंग करूं। अब एक पिक्चर क्या आती है कि जिन लोगों को खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो हमारे चचा ताऊ और भाई बंधु हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, देखिए लूट हो रही है, 100 रुपए का माल 150 रुपए में बेच रहा है, बताइए कितना मुनाफा खा रहा है किसान। तो जैसे चाइना है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सभी वो कंट्रीज हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत खराब है, जबकि दुनिया विज्ञान के आधार पर दूसरे मुल्कों को डिक्टेट कर रहे हैं। चाइना को अगर देखें तो हमसे बड़ा भूभाग उनके पास है, लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी रेगिस्तान भी है। उनका बहुत बड़ा एरिया है जो अगर मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार पे बहुत आगे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं खेती किसानी से रिलेटेड देता हूँ कि भारत में जो मेंथा था, मेंथा ऑयल, हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर उसके थे। अगर मैं यूपी की बात करूं तो जितना ये हमारा संबल और इससे आगे गोरखपुर और ये पूरा एरिया बहुत अच्छा, पूरा एरिया वहाँ पे जो किसान है वो मेंथा की खेती करता था। एक बड़ा बहुत अच्छा कारोबार वहाँ पे। प्राइस बहुत अच्छे खासे ड्रॉप हुए हैं रिसेंटली जैसे तो चाइना हमारा कॉम्पिटिटर था। अब जब तक चाइना नेचुरल मेंथॉल बना रहा था तो इंडिया उससे सुपरसीड कर रहा था कि हमसे आगे बढ़ के देख, तो नेचुरली तो हमारे यहाँ पे अच्छा है, हमारे रेट अच्छे थे, हमारा प्रोडक्ट अच्छा था। लेकिन अब चाइना ने आर्टिफिशियल एथेनॉल मेंथॉल बना, और जैसे ही वो सिंथेटिक मेंथॉल मार्केट में आया, आज वो चाइना जो है वो पूरी दुनिया को कैप्चर कर चुका और हमारे यहाँ का किसान उसमें पीछे पिछड़ गया। दुनिया की जो आधुनिक जो लड़ाइयाँ हैं आज की,
वो बंदूकों वाली कम है। अभी तो रूस और यूक्रेन भी लड़ रहे हैं। जो रोजमर्रा की लड़ाई है वो तो वैज्ञानिक आविष्कारों की लड़ाई। तो फिर किसान तो बड़ा पीछे रह जाएगा अगर नेचुरली सारी चीजें चलेगा तो। अगर सरकार ने किसानों को संरक्षित नहीं किया, किसानों को एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की, तो किसान तो कर नहीं पाएंगे, खुद उन्हें ही करना पड़ेगा। अगर समाज ने किसानों को हौसला नहीं दिया, आने वाला दौर में किसान बहुत थोड़ा बचे। ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जिससे किसानों को अपडेट होना चाहिए? चाइना का भी आपने बता दिया, मैंथोयल, और भी कुछ इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हो जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन उनके पास में जानी चाहिए किसानों के पास कि भाई टेक्नोलॉजी जहाँ पे बैठे हो यहाँ पे नहीं है, इससे आगे पता नहीं क्या क्या पहुँच चुकी है। नहीं, जैसे देखिए नीदरलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन नीदरलैंड की जो एग्रीकल्चर R&D है वो वर्ल्ड लीडर है। वो इंग्लिश कुकम्बर की खेती कर रहे हैं, वो वहाँ बैठ के लाखों रुपए किलो का बीज बेच रही है, इंडिया का किसान खरीद रहा है। वो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं R&D करके, हम तो शुरुआती दौर में भी नहीं। अभी मेरे ख्याल से करीबन 100 कुछ वैरायटीज अलग अलग फसलों की जारी की गई हैं, प्रधानमंत्री ने जारी की हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं हो रहा, ऐसे कोई निराशा का माहौल भी नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर ये सोचने की बात है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो। उसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। जो कंपटीशन हमारे सामने आ रहा है, जो खतरा हमारे सामने आ रहा है, वो बहुत बड़ा है। आने वाले समय में आने वाले समय क्या बनाने लगे वो। आज की तारीख में कई अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड। बैंगलोर का एक स्टार्टअप है, वो एग्रीकल्चर ऑटोमेशन और उसके ऊपर ही काम कर। छोटे छोटे सेंसर्स खेत में लगा के अपने मोबाइल से आप चेक कर सकते हो, चाहे वो बीमारी को चेक करना है, जमीन के pH लेवल को चेक करना है, पौधे के पानी को चेक करना है कि साहब जमीन में कितनी नमी है कितनी नहीं है। हर तरह के सेंसर्स आज मौजूद है। विदेश में जो खेती हो रही है वो उसी के आधार पे हो रही है। किसान बैठा हुआ है एक कंट्रोल रूम के अंदर और वहां से वो सब चीजें चेक कर रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकूं अपनी फसल की कि आज इसको पानी चाहिए तो इसको पानी मिले, आज इसको खाद चाहिए तो खाद मिले, तभी तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो शुगर केन में क्या हुआ, जो आपको पता होगा, ट्रेंच, सभी को पता है, और ट्रेंच आज की नहीं, बहुत पुरानी विधि है, लेकिन ट्रेंच को जब इम्प्लीमेंटेशन कराया गया तो बहुत लोगों ने उसको नकार दिया कई सारे एरियाज़ में। कहीं पे अभी भी हो रही है, सभी को पता है कि फ़ायदे क्या है, लेकिन जहाँ पे नकारा गया, रीज़न क्या था? ट्रेंच को एक समय चाहिए, पीरियड चाहिए। आपने दूरी पे गन्ने की बुआई की है तो आप वो मई में जो होती है गेहूं के बाद में, उसमें बुआई नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को ये, किसानों को बताया ही नहीं किसी ने। उनसे मई में बुआई करवाई और उनका कुछ निकला नहीं। फिर वहाँ पे भाई एक तो दूरी पे बुआई करवा दी। तो टेक्नोलॉजी फेल इस वजह से भी होती है कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसी जगह करा रहे हो कि उसका कुछ तरीका ही नहीं है। मजे की बात देखें, महाराष्ट्र का किसान हमसे बेहतर गन्ना उगाता है। सर महाराष्ट्र का, यहाँ पे लोग बाग ना बीघा जिसे बोलते हैं, यूपी में बीघा 100 बीघा या 150 बीघा को ये समझते हैं कि भाई ना कर दिया, और वहाँ पे लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, 300 350 क्विंटल बीघे तक का रिकॉर्ड बना डाला है लोगों ने वहाँ। तो जो महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी है उसको यूपी का किसान मीट आउट नहीं कर सकता। क्या है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए, यहाँ के किसानों को वहाँ भेजें, वहाँ के किसानों को जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, जहाँ बहुत अच्छे किसान हैं, जहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं। मुझे मौका लगा बेंगलोर जाने का, मैं एक डेयरी शो था उसमें गया था। तो वहाँ जब मैं गया तो 2-3 दिन का मेरा ट्रिप था, तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि भाई मुझे देहात में जाना है बेंगलोर के। और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मुझे कोई 2 खेत एक फसल के नहीं मिलेगा। मल्टी क्रॉपिंग है वो। आप दिल्ली से चलो और देहरादून पहुंच जाओ, एक ही क्रॉप मिलेगी, आपको एक क्रॉप मिलेगी गन्ना, कोई दूसरी क्रॉप नहीं। वहां मुझे 2 खेत एक क्रॉप के नहीं मिले। हर खेत में मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है। एक खेत अगर केले का है तो दूसरे में फूल लग रहे हैं, तीसरे में अंगूर का बाग लग रहा है, चौथे में किसी और चीज का है। वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर वहां देखने को मिला। हमने गन्ने पे बहुत काम करा है, हमारे यहाँ जनरेशंस ने काम करा है गन्ने के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गन्ना ही ऑल्टरनेटिव है? आज मजबूरी में गन्ना ऑल्टरनेटिव हो गया, गन्ना चॉइस नहीं है। आप आज सर्वे करा लीजिए, गांव में आप जाएंगे तो हर किसान आपसे परेशान मिलेगा, दुखी मिलेगा, कहेगा भैया हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि गन्ने में ऑलमोस्ट 40 to 50% कॉस्ट तो लेबर ले जा रही है, किसान को तो मिल ही नहीं रहा। जितने पैसे मिल मालिक या सरकार गन्ने के बढ़ाती है, उससे ज्यादा पैसा तो मजदूर बढ़ा रहा है, ठेकेदार बढ़ा रहा है। और सारी की सारी गन्ने की खेती इस वक्त मजदूरी पे और ठेके पे चल रही है। अल्टीमेटली किसान को प्रैक्टिकली कोई बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप कोई दूसरी फसल बो ही नहीं सकते। आप दूसरी फसल को छोड़िए, अगर आपने अगेते गेहूं बो दिए, अपने अगेते गेहूं
तो गए, आपके हाथ नहीं आने कुछ। एक ही टाइम पे सब लोग गेहूं बोने की कोशिश करते हैं, लगभग वो लेट टाइम पे होता है। लेट गेहूं सोइंग होएगी तो फिर प्रोडक्टिविटी डाउन आएगी, पर एकड़ का आपकी यील्ड कम होगी। तो आप एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जहां आप लॉसेस पे लॉसेस इंकर्ट करेगा। तो टेक्नोलॉजी को हमें, जो नए आधुनिक किसान हैं, उन्हें वैज्ञानिक आधार पे खेती को अडॉप्ट करना चाहिए। खेती में अपार संभावनाएं हैं, अगर संभावना नहीं होती तो मैं ना कर रहा हूँ। मैंने भी 96 से, मतलब मेरे यहाँ परंपरागत रूप से खेती होती है, मेरे बाप दादा मेरे पुरखे खेती करते आए, जमींदारा रहा। आज भी MBA करने के बाद मैं अगर वापस खेती पे आया हूँ तो मुझे लगता है कि संभावनाएं जब भी तो आए। आपको निरंतर हर व्यापार में, हर बिजनेस में आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्रोडक्ट्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। अगर आप 5-6 घंटे इंटरनेट चला रहे हैं, कोशिश करिए उसमें से 2 घंटे डेडिकेटेड आप खेती और खेती पे आधारित जो विज्ञान है उसको समझने में लगाएं। पॉजिटिव भी देखें, नेगेटिव भी देखें। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उसी इंडस्ट्री को ख़राब बता रहे हैं, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उसी फसल को अच्छा बता रहे हैं। आपको डिगिंग करनी चाहिए, वैज्ञानिक आधार पे जो स्थापित जानकारियाँ हैं उसे हासिल करें, चाहे इंटरनेट से करें, चाहे अनुसंधान केंद्रों से करें, चाहे सरकारी महकमों से करें। सब्सिडी आपका अधिकार है, ये भीख नहीं है, ये दया नहीं है, ये अधिकार है। अमेरिका के किसान को तो हमसे 10 गुनी ज़्यादा मिलती है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर बगैर सब्सिडी के नहीं होता। अगर ट्रैक्टर पे सब्सिडी है तो वो मेरा हक है, मेरा अधिकार है। जर्मनी में जो सरकार है वो खेतों को खाली रखने के लिए किसानों को पैसा देती है, कंपनसेशन देती है। जर्मनी के किसान को बाकायदा 2 महीने का हॉलिडे का पैकेज देती है सरकार कि भैया तुम जाओ, घूम के आओ, ये खेत में कुछ मत बो, इसके खेत के पैसे हम तुम्हें दे देंगे। डेयरी का हम शुरू करते हैं। फ्लोरिकल्चर आपने किया, 14 में डेयरी शुरू की थी। क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशंस हैं डेयरी के अंदर भी? जैसे दूध है जो अभी अच्छे खासे ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, हो सकता है कि क्या पता कोई केस कर दे है ना, तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन दूध का रेट हम देख रहे हैं कि उस हिसाब से बढ़ ही नहीं रहा है। मान लीजिए कोई पानी है, पानी 400 रुपये चला गया, लेकिन दूध जो है वही 50-55 रुपये है, जबकि गायें कितने लीटर दूध पी के, वो पानी पी के दूध दे रही है और कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर दूध पे ये भी कहा जाता है कि 70% जो है दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट नकली है। ये हर बार रिपोर्ट छपती है, लेकिन जब भी, और वो रीज़न मैं ये मानता हूँ कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो कोई भी आदमी नकली तो देगा ही। भाई तुम्हें फ्री में दूध चाहिए, 70 रुपये में चाहिए। मैं तो खुद का दूध, अगर गाय मेरे पे है तो मुझे 100 रुपये का पड़ रहा है। मैं अपना खुद अगर कर रहा हूँ तो 70 रुपये में जो ले रहा है, मैं तो मान रहा हूँ कि नकली ही है सारा। 60-70 रुपये में शायद कोई दे रहा हो, या फिर आप किसान का खून चूस रहे हैं उस पर। तो डेयरी में क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आपने शुरू किया, और बंद जो हुआ क्या रीज़न था उसका? जो दूध है उसे कहते हैं वाइट गोल्ड। टर्म्स बहुत अच्छे अच्छे यूज किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रोडक्टिविटी बहुत खराब। अब इन दोनों बातों में भी फ़र्क है। प्रोडक्शन में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में हम बहुत खराब। लेकिन प्रोडक्टिविटी में तो पंजाब और हरियाणा हमसे बहुत आगे। अब सवाल ये होता है कि ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, इस डेयरी इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने तो फार्म बंद किया और घाटे में बंद किया। करोड़ों का घाटा हम लोगों ने डेयरी में उठाया है। लोग पूछते हैं मुझसे कि साहब ये कारोबार कैसा है? मैं कहता हूँ भाई, कारोबार सभी अच्छे होते हैं, उस कारोबार को कौन कर रहा है और उसकी क्या काबिलियत है, इस पे वो कारोबार डिपेंड करता है। इसी मेरठ शहर में बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बड़े सक्सेसफुल फार्मर्स हैं जो बहुत अच्छा डेयरी फार्म चला रहे हैं। और इसी मेरठ में ऐसे डेयरी फार्मर्स भी हैं जो जिनकी ज़मीनें बिक गई। हम जैसे लोग भी हैं जो एक बड़ा नुकसान उठा के फिर फाइनली हमने वाइंड अप किया। एक तो डेयरी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली का जो खेल नीचे चलता है वो उन धागों से चलता है जो धागे कलाकार की उंगलियों से बंधे होते हैं, 4-5 धागे। किसी से हाथ चलता है कठपुतली का, किसी से कमर तो किसी से पैर। ऐसी डेयरी में भी 5 धागे हैं। डेयरी का मैनेजमेंट, जिसमें उसकी साफ सफाई हाइजीन आती है, डेयरी का फीड मैनेजमेंट, डेयरी का एनिमल का मैनेजमेंट, जो उसकी रिप्रोडक्शन है, उसकी बीमारियां हैं, जो मार्केटिंग है कि आप दूध है वो किस भाव पे बेच पा रहे हैं और किस तरीके से उसको आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो एनिमल है उसकी सेलिंग, दोनों अलग है। दूध की सेलिंग अलग है, एनिमल की सेलिंग अलग है। तो बेसिकली 2 चीज़ें तो बेचने की हो गई, और बाकी 3 जो हैं जो कोर मैनेजमेंट वाला पार्ट। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी बिगड़ जाए रोबिन,
तो डेयरी घाटे में चली जाती है। आपने दूध बहुत अच्छा भेजा, जैसे हमारे साथ हुआ। आपका तो दूध अच्छा जा रहा था, 55 रुपये या 50 रुपये मैंने जा रहा था 2014 में 54 रुपये से शुरू किया, और जब उस वाइंड अप टाइम किया पे। उस समय, और जब वाइंड अप किया जब मैंने 70 रुपये में रुपये लीटर में तो हम फिर बेचे। कहाँ पे दिक्कत आ गई 70 रुपये में? नहीं देखिए, परेशानी क्या होती है कि जैसे जो मैंने कहा ना कि 4-5 चीज़ें हैं, हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है पशुओं के बारे में, जब हम उनसे बात करते हैं कहते हैं जी भाई साहब 30 लीटर की गाय है, 10 गाय बांध दो, 300 लीटर दूध हो गया रोज का। ये बहुत बेवकूफ़ी का एक कैलकुलेशन है, इसका सच्चाई से लेना देना नहीं है। जो 30 लीटर की गाय है वो कितने दिन 30 लीटर देगी, पीक बनाएगी, उसके बाद डाउन आएगी, जैसे ही वो कंसीव करेगी उसका लैक्टेशन नीचे आ जाएगा, लेट लैक्टेशन में चली जाएगी, तो वो 30 लीटर की गाय धीरे धीरे आपकी 10 लीटर पे, 5 लीटर पे, 6 लीटर पे आ जाएगी। अगर 2 बार 3 बार हीट मिस हो गई हाँ, तो पूरा का पूरा साल निकल तो आप समझिए कि 3-4 महीने सीधे। ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसको किसान के पास नेचुरली कोई तरीका नहीं है। जब रिप्रोडक्शन का इशू होगा, कंसेप्शन का इशू होगा, तो आपके पास धीरे धीरे वो एनिमल जो अनप्रोडक्टिव हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और अगर आपकी 10 गायों पर एक गाय भी अनप्रोडक्टिव है, वो कितनी भी बढ़िया नस्ल की हो, अगर वो अनप्रोडक्टिव है तो वो कम से कम 3-4 गायों का प्रॉफिट खा जाएगी। दूसरा जो बड़ा इशू है इसके अंदर वो है एनिमल सेलिंग का। आज जो आप यूपी के अंदर जो आवारा पशुओं की स्थिति देख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो डेयरी के अंदर जो अनप्रोडक्टिव एनिमल का बिकना बंद हुआ, तो किसानों ने आखिर में उनको सबको छोड़ दिया, और वो किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पराग है, जो फेडरेशन है, वो जिस रेट पे दूध ले रही थी, लगभग उसमें 2-4 रुपए का हेरफेर है आज 2024 में। इतने रेट उन्होंने किसान के लिए, कंज्यूमर को क्या रेट बेच रही है वो एक अलग बात है, लेकिन किसान को जो है वो कुछ भी नहीं दे पा रहे। तो किसान का जो प्रोडक्शन है, 2 प्रोडक्शन थे बेचने के, मवेशी वो नहीं बिक रहा और दूध उसके रेट नहीं मिल रहे। हम जैसे लोग जो अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, अपने लिए एक मार्केट बना रहे थे, सही बात है कि बहुत अच्छे रेट पे हम लोगों ने दूध को बेचा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि साहब उसमें और इसमें एक और बात ऐड कर देता हूँ कि HF का दे रहे थे, है ना? हाँ, 70 ये HF का रेट है। HF का लोग बात समझेंगे कि देसी 70 दे रहे हैं, है ना? वो तो देखो, वो एक अलग पूरी कहानी है A1 A2 वाली, और उसमें लोगों को बहुत मैं कहूँगा शोषण हुआ है आम जो नागरिक हैं उनका, क्योंकि A1 और A2 जो है उसका कोई बहुत मतलब कोई इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे नहीं है। बहुत सारे रिसर्चेज हैं नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए इम्पैक्ट भी नहीं है, जैसे आप भी ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, अगर A2 पे मार्केट डिमांड कर रही है तो क्या दिक्कत थी? नहीं, A2 पे हम ट्रांसफॉर्म किया ना, क्योंकि ये मज़े की बात है रॉबिन कि हम लोग विज्ञान को पढ़ते तो हैं, बहुत से लोग मैंने देखा जो BSc हैं, MSc हैं, लेकिन उन्हें विज्ञान की समझ नहीं है। पढ़ लिया, रट्टा मार लिया। विज्ञान की समझ होना एक अलग बात है, विज्ञान को पढ़ना एक अलग बात है। ये A1 A2 जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूजीलैंड से आया है, राइट? वहीं पे पेटेंट भी हुआ। तो A1 दूध, A2 दूध तो आपको HF गाय से भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको देसी गाय पालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कैसे? दूध है, उसमें जो प्रोटीन है ये 2 तरीके का होता है, एक A1 एक A2। इसको हम जेनेटिकली रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो बेसिकली मोटे तौर पे तो अगर आप देखें तो जोग्राफिकली जो गर्म इलाके के जो मवेशी हैं उन सब का दूध A2 होता है, चाहे वो बकरी है, भैंस है, गाय है। हमारे यहाँ जो भैंस हैं 100% दूध A2 है उनका, लेकिन फिर भी भैंस का दूध पी के लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं कैंसर होते हैं, जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं वो होते हैं भैंस के दूध को पी के, और ज़्यादा होती हैं इनफैक्ट, क्योंकि उसका जो फैट कंटेंट है वो 8-9% का है। गाय का दूध इसलिए हम कहते हैं कि उसका फैट कंटेंट कम होता है। तो A1 और A2 का कोई कहानी है नहीं। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा भी लोग कॉमन सेंस का यूज़ करें, कॉमन सेंस, सिर्फ साइंस को समझ लें थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम देखते हैं आजकल बहुत बड़े बड़े इश्तिहार देखते हैं, बड़े महंगा दूध बिक रहा है, A2 घी। अब मैंने एक सज्जन से पूछ लिया एक दिन, मैंने कहा भाई ये A2 घी क्या होता है? बोले जी ये A2 जो दूध है उससे बना है। तो मैंने कहा उससे फ़र्क क्या पड़ा? बोले जी क्या मतलब? मैंने कहा भाई ये जो A2 है ये प्रोटीन है, और जो घी है ये 100% प्योर फैट है। अगर इसमें 1% भी प्रोटीन आ गया तो ये घी तुम्हारा नकली घी की श्रेणी में आएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। प्योर घी इज 100% फैट। अच्छा, उसमें प्रोटीन कंटेंट, उसमें प्रोटीन होता ही नहीं। अब वो A1 A2 से क्या फर्क पड़ा उसमें? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, लेकिन A2 के नाम पे बहुत प्रीमियम करके
लोगों को दिया जा रहा है। हम जो बेच पाए 70 रुपये में HF का दूध, वो बेसिकली इसी वजह से बेच पाए कि हमने एजुकेशन बहुत दिया अपने कस्टमर्स को, उनको बहुत समझाया, उनको बताया बहुत सारी चीज़ों को। और बड़े चैलेंजेस हैं रॉबिन। तो आपको दो चीज़ में मेन दिक्कत आई कि जो गायें थी अनप्रोडक्टिव, उनको बेचने और खरीदने में, और मेन उस चीज़ से आपको मेनली तो वही रहा, क्योंकि जब तक आप अनप्रोडक्टिव एनिमल को डेयरी में से नहीं निकालेंगे तब तक आपका डेयरी फार्म प्रोडक्टिव नहीं होगा। जो सक्सेसफुल डेयरी फार्म्स चल रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं फिर? तो उनका शायद उस तरह का मैनेजमेंट बेटर है और उनके पास कस्टमर्स हैं। जैसे मेरे एक दोस्त हैं बाराबंकी में, बड़ा अच्छा डेयरी फार्म चलाते हैं, आपने उनके बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखा भी होगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी मार्केटिंग अपने यहाँ की हुई है। तो वो काफ को तैयार करते हैं, बढ़िया हाई ब्रीड के काफ को तैयार करते हैं और फिर उनको बड़ी एडवांस में उनके बिक जाते हैं। बेसिकली जो टाइमली गाभन होनी चाहिए गाय, वो हमारे कुछ चीज़ें हमारी पिछले 3-4 सालों में बिगड़ी और उसी की वजह से अनप्रोडक्टिव एनिमल रहा, बेच पाए नहीं, उनको मार्केट नहीं मिला। हीफर्स का मार्केट नहीं है मेरे यहाँ। बेसिकली जब हम कहते हैं 80 गायों का डेयरी फार्म, तो मेरे पास जो मिल्किंग एनिमल्स थे वो तो 30-35 ही थे। 40-50 जो एनिमल थे वो हीफर्स थी, जिनको हम बहुत हाई ब्रीड, मतलब एक इम्पोर्टेंट से हमने जो बछिया तैयार की थी, हमें उनकी वैल्यू पता थी, तो हम उसको फ्री में तो दे नहीं पा रहे थे किसी को, और ग्राहक हमें कभी मिला नहीं। तो फिर आखिर में, और उनकी एक फीडिंग कॉस्ट रही। तो जब आप 40-50 बछियाओं को पालेंगे तो उनकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को करने में हम नाकामयाब रहे। हम उस मार्केट को नहीं तलाश पाए जहां हम अपनी अच्छी हाइब्रिड बछियाओं को बेच पाते, और नतीजा ये रहा कि लोड बढ़ता गया। फिर हमें लगा कि चलो नहीं बिक पा रही हैं तो ये मैच्योर एनिमल हो जाएंगे, तो तब हम इनको बेच पाएंगे, और उसमें हम कहीं ना कहीं फंसते गए। शर्मिंदगी नहीं है एक्सेप्ट करने में, बिकॉज आपको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं हमारे कुछ डिसीजंस गलत रहे और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ा, और हमसे मेरा मतलब है सभी डेयरी वालों पे पड़ा। और इसीलिए 90% डेयरी फार्म्स बंद हो गए, चल नहीं पाए, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाई, और 70 रुपये लीटर दूध बेच के भी हम आखिरकार इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई इसे वाइंड अप करो। अभी भी मेरे पास करीबन 10-15 एनिमल हैं, और मेरे यहाँ जो कैफ़े है उस कैफ़े पे हम अपने फार्म का दूध ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को एक हेल्दी ड्रिंक्स देते हैं, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे शेक्स है, और पनीर भी हम अपने यहाँ का ही यूज़ करते हैं, वो भी हम मार्केट से नहीं लेते हैं। जैसे जो कंपनीज है जो पैकेट वाला, और ये अपनी कोऑपरेटिव्स जो हैं जो दूध कलेक्ट करती हैं, इनका क्या रोल है किसान पे, और क्या फ़ायदा है या नुकसान है इनसे? मेरे जैसे फार्मर्स तो 1% भी नहीं है जो अपने यहाँ दूध का प्रोडक्शन करें और फिर उसके बाद मार्केटिंग करें, ब्रांड इस्टेब्लिश करें, सारे काम को करें। ऐसा किसान 1% भी नहीं है। ज़्यादातर जो किसान है वो छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान भी हैं, जो हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग है जो खेती किसानी में काम करता है, 1-2 गाय भैंस बांध लेते हैं, और उन सब का दूध ज़्यादातर या तो लोकल दूध या जो मिल्कमैन है वो ले जाता है, या फिर कोऑपरेटिव पे जाता है। इन लोगों का बेसिकली जो सबसे बड़ा जो इनका रोल है, क्योंकि ये ही डायरेक्ट संपर्क में है किसान के, अगर ये एक बेहतर प्राइस किसान को दे तो उसकी आर्थिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। वो अपने मवेशियों का प्रबंधन बेहतर कर सकता है, उन्हें अच्छा फीड दे सकता है, उनका जो है वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। सोमैटिक सेल काउंट एक चीज़ होती है बेसिकली जो दूध के अंदर पाई जाती है, उसका मानक हिंदुस्तान में बहुत ख़राब है। सोमैटिक सेल काउंट का एक पर्टिकुलर मार्क होता है, उससे ज़्यादा वो काउंट होना नहीं चाहिए दूध में, अगर आपको दूध को पीने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर मैं यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं, हम दुनिया की बहुत ख़राब परिस्थितियों में से एक। ये होता क्या है सोमैटिक सेल काउंट? बेसिकली आम भाषा में समझाने के लिए मैं कहूँ, एग्जैक्टली वो है नहीं, लेकिन जैसे पस सेल होते हैं, सॉर्ट ऑफ दैट, बेड सेल्स होते हैं बेसिकली, जो दूध में पाए जाते हैं नेचुरली। मज़े की बात यह कि जो कंपनीज दूध कलेक्ट करती हैं, सेंटर्स के ऊपर कोई सुविधा नहीं है कि सोमैटिक सेल काउंट को काउंट किया जा सके। किसानों में अवेयरनेस नहीं है उसके लिए कि भाई आपके यहाँ जो दूध है उसकी क्वालिटी का मानक क्या आ रहा है। तो मानक के आधार पे जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है
इंडिया के अंदर वो क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत ख़राब है। तो क्या कुछ हाउस होल्ड ऐसे तरीके हो सकते हैं कि वो चेक कर सकें? FSSAI ने कुछ हाउस होल्ड किट्स बनाई हैं और उन FSSAI के ऑफिस से मिल जाती हैं, छोटी छोटी किट्स हैं। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी आए हैं, ऐसा में मिलती है, फ्री में मिलती है? बहुत सस्ते रेटों पे, मेरे ख्याल से 150 रुपये के रेट पे है। वो बेसिकली कुछ पेपर्स हैं जी, ब्लॉटिंग पेपर्स हैं, तो वो दूध में जब आप डालोगे तो वो कलर चेंज होता है, तो उनके उसमें इंडिकेटर्स होते हैं कि भाई इसमें दूध में यूरिया तो नहीं है, इस दूध के अंदर कुछ सोडा तो नहीं है, उस तरह के कंटेंट। फॉर्मेलिन जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसका काफ़ी लोग यूज़ करते हैं दूध को प्रिजर्व करने के लिए। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें खेती को लेके, तो जैसे हमने बात की बिल गेट्स की, तो हमने की, और दूसरे उद्योगपति की भी कि वो इस चीज़ के अंदर कर रहे हैं। ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें इंटरनेशनली हो रही है खेती में जो आपको लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बड़े है? चैलेंजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने गॉर्डन। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी मैकडी ने इजराइल की एक कंपनी के साथ पैक्ट किया है और अमेरिका में इस वक्त वो वीगन मीट, वीगन बीफ मिल रहा है, फैक्ट्री में बनाया, कोई भैंस नहीं काटी। अच्छा, वो जो चल रहा है, जो चल रहा है मॉलिक्यूल से बना रहे हैं। वो प्लांट बेस्ड वाला है या कैसे वाला है? क्योंकि अभी मैंने सुना था कि वो वैसे भी बना रहे हैं कुछ। देखिए ये लोगों को समझने का विषय है और अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों के अंदर। ये जो बड़े बड़े लोग अचानक से, बहुत बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, जो अचानक खेती में आए हैं, ये रेगुलर खेती नहीं करेंगे। मैं वीगन को एज अ थ्रेट लेता हूँ फॉर अ फार्मिंग, इन द सेंस कि जो चीज़ें वीगन में आप कह रहे हो कि आप वेजिटेबल्स खाओ, ये खाओ, यहाँ तक तो बात सब सही है, लेकिन इसमें से एक चीज़ जो निकल के आई है टेक्नोलॉजी से जो निकल के आई है, वो आई है कि दूध का मॉलिक्यूल बना दिया गया। अब आप फैक्ट्री में एग्जैक्ट सेम टेस्ट, सेम पैरामीटर, सेम टाइप ऑफ मिल्क, एग्जैक्टली 100% नेचुरल जो गाय देती है या भैंस देती है, वो दूध आप फैक्ट्री में बना सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूल्स। दूध फैक्ट्री में बनेगा बगैर किसी गाय के। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम में। डेयरी इंडस्ट्री इस वक्त खतरे में पूरी दुनिया। अभी न्यूजीलैंड के अंदर एक कानून आया कि अगर कोई गाय गैस पास करेगी तो किसान को उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फिर सुना है ये बड़ा कमाल का कानून आया। इनफैक्ट मैंने उस मीटिंग में, जब यूएन वालों के साथ हमारी मीटिंग थी, मैंने उसमें वो क्वेश्चन रेज किया और न्यूजीलैंड का फार्मर उसमें आंदोलित है, वो आंदोलन कर रहा है कि यार ये क्या कानून लेके आ गए। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डेयरी इंडस्ट्री को, मैं ये कह रहा हूँ, ये सच में प्रूफ वाला है ना? आपको पक्का पता है ना कि आप नेट पे देख लो, नेट पे पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है। न्यूजीलैंड का किसान किस तरीके से उसके खिलाफ एजिटेशन कर रहा है कि ये क्या कानून आप लेके आए हो। क्योंकि हो क्या रहा है कि मीथेन के नाम पे, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पे, मीथेन एमिशन का सबसे बड़ा आरोप है डेयरी इंडस्ट्री पे। डेयरी इंडस्ट्री अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे खत्म हुई है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी डेयरी इंडस्ट्री धीरे धीरे कम हो रही है। अब डेयरी से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक है मीट, एक है मिल्क। दोनों चीजों को फैक्ट्री में बना दिया गया है। अभी इजराइल की एक कंपनी ने फिश बनाई है, जो कि फैक्ट्री जो फिश मीट है वो बनाया जा रहा है। जो लेदर जैकेट्स हैं, हाँ, वो तो कई जगह हमने देखा भी वो है आप कि देख रहे प्लांट हैं बेस्ड, वो धीरे धीरे प्लांट बेस्ड बना के और उसको कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो खेती होगी वो उस तरह की खेती होगी जो इन प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के तौर पे काम आएंगे। मिसाल के तौर पे एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने बड़ा एथेनॉल सुना होगा। हाँ। मेरे दादा जब एमपी हुए 1967 में मेरठ से, चौधरी महाराज सिंह भारती, तो उसके बाद वो वर्ल्ड टूर पे गए और जब पूरा दुनिया वो घूम के आए तो उन्होंने अपने अनुभव कुछ किताबों में लिखे। एक किताब उन्होंने लिखी, गन्ना चीनी समस्या और समाधान, और उस टाइम पे उन्होंने एथेनॉल की बात करी कि ब्राज़ील में किस तरीके से जो सरकारी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है वो पूरा एथेनॉल पे चलता है। कैसे आप गाड़ी के छोटा सा चेंजेस करके कार्बोरेटर का और उसका आप पूरे 100% एथेनॉल पे गाड़ी को रन कर सकते हैं। क्यों हमारे यहाँ फैक्ट्री जो है वो लाइसेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स के लाइसेंस होने चाहिए, शुगर कॉम्प्लेक्स के, जहाँ गन्ना जाए, और 20-25 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो गन्ने से बनते हैं। आज बहुत छोटा सा काम हुआ है, मतलब बाबा जी ये बात कहते थे 1970 में, आज 2024 में हमने देखा कि सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज ने 2 प्रोडक्ट ऐड ऑन करे, एक एथेनॉल, एक बिजली बनाना शुरू करा टरबाइन से। और वो सारी फैक्ट्रीज जो एथेनॉल और
बिजली बना रहे हैं, शेयर मार्केट बहुत ऊपर गया था उनका वो शेयर। सारी फैक्ट्रीज प्रॉफिट में चली गई और गन्ने का किसानों का पेमेंट भी उन फैक्ट्रीज ने टाइमली कर दिया। तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट, और सोचो अगर 24 प्रोडक्ट होते, और ये बात मैं कर रहा हूँ 1970 की। हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे यहाँ वो सब चीज़ें इधर उधर चली जाती है। तो बेसिकली एथेनॉल के बारे में आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं। एथेनॉल गन्ने से जो बनता है उससे सस्ता एथेनॉल मक्का से बनता है। और अमेरिका एथेनॉल सबसे ज़्यादा कॉर्न से बना रहा है, क्योंकि अमेरिका कॉर्न का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया। ये जो आपके ट्रम्प हैं, ये जिस एरिया से आते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कॉर्न भी बोई जाती है और सबसे ज़्यादा डेयरी इंडस्ट्री वहीं है। और हमारे यहाँ बिहार सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करता है। बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्रीज लग रही है, वो फैक्ट्रीज लग रही है जो मक्का से एथेनॉल बनाएगी। तो गन्ने से एथेनॉल नहीं बनने वाला आने वाले टाइम में, क्योंकि शुगर केन एथेनॉल महंगा पड़ता है, मक्का से बन। मुझे लग रहा है मक्का को सेंट्रलाइज, मतलब कि आने वाले समय में, जैसे आपने बताया, ये तो अभी मुझे क्लिक हुआ, आपका सोया मिल्क बन रहा है, आपका ये बन रहा है, और आपने बताया एथेनॉल बन रहा है, तो मक्का मेरे ख्याल से आने वाली कैश क्रॉप हो सकता है। मक्का अभी भारत में जो मक्का के किसान हैं वो परेशान हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बट आने वाले टाइम में मक्का की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो नई आधुनिक तकनीकें ये फैक्ट्री सेट हो जाएगी तो मजा उनमें आएगा। इनके इस्तेमाल बढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे ऑर्गेनिक लोग बाग करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, और एक मेजर जो मुझे अभी पता चला है कि दिक्कत आ रही है, अगर किसान गेहूँ उगा लिया है ना, या उसने गन्ना उगा लिया बेचारे ने, या कुछ भी उगा लिया है, वो तो ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर वो कुछ भी चीज़ उससे बना रहा है जो उसने रॉ चीज़ थी, अब उसे वो ऑर्गेनिक नहीं बता सकता, गेहूँ तो ऑर्गेनिक था, तो वो लिमिटेशन क्या क्या है और कहाँ रजिस्टर करें? नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन के तो 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं आज की तारीख में। PSA है, जिसमें एक ऑनलाइन है, जिसमें आप ग्रुप की तरह आपका रजिस्ट्रेशन होता है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी होता है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है उनका यूपी सोका के नाम से है, वहाँ भी इंडिविजुअल फार्मर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाते हैं। लेकिन यूपी सोका आज भी जो डेयरी है उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं दे। लोगों को ये समझना होगा कि जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस का सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन नहीं है। जैगरी की हम बात करें तो अब जैगरी तो ठीक है, आपने गन्ना आपने प्योर ऑर्गेनिक उगा लिया, लेकिन जैगरी बनाने के लिए जब हम उस प्रोसेस में जाएंगे तो जो गन्ने का रस है उसको साफ करने के लिए अगर नेचुरल तरीके से सुखलाई है, अब हम कहते हैं सुखलाई डाल दीजिए, लेकिन अगर वो सुखलाई बेसिकली है वो जो हमारा जो ये भिंडी होती है, हाँ भिंडी जंगली भिंडी, हाँ, तो अब अगर वही ऑर्गेनिक नहीं है, उसी के अंदर केमिकल कंटेमिनेशन है, तो भले ही आपका गन्ना ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में पास नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सर्टिफाई करते हैं तो उसमें फिर प्रोडक्ट को में देखा जाता है कि इसके अंदर क्या कंटेमिनेशन। अगर हमारे पास में गेहूं है और हम आटा बनाने लगे तो उसमें भी दिक्कत है। अगर वो चक्की है जिसमें दूसरा आटा पहले से आपने नॉन ऑर्गेनिक पीसा हुआ है, तो वो नॉन ऑर्गेनिक का कंटेंट उसमें आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक तो मुझे लग रहा है जैसे आप बता रहे हो, तो ये तो बड़े सिरदर्द नहीं, देखिए, किसान के लिए बहुत सिरदर्दी है। अब सिरदर्दी है, कोई एक एकड़ का किसान है, कहाँ इतना टेंशन लेना है। मैं बताऊं, जैसे मेरे पास जब सर्टिफिकेशन था, हाँ। अब तो मैंने सरेंडर कर दिया, मैं नॉर्मल खेती कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जब था तो उनका बड़े अजीबोगरीब नियम है कि जो आपके पड़ोसी है उसका खेत है तो उसके ऊपर आपको बाड़ लगानी है ताकि उधर से कोई वो स्प्रे करे तो स्प्रे इधर ना आ जाए, और उसके खेत का पानी आपके खेत में ना आ जाए तो आपको ड्रेंच खोदनी है बाकायदा खेत के चारों तरफ, टूट ही जाता ताकि बराबर बारिश में पड़ोसी के खेत का पानी आपके खेत में ना आ जाए। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती से किसी की आर्थिक स्थिति सुधरी हो इसका डेटा नहीं है किसी के पास, क्योंकि है ही नहीं। ऑर्गेनिक अब गुजरे जमाने की चीज है। अब जो नया आधुनिक दौर है, कुछ लोग बड़े कहेंगे, कमेंट तो आएंगे नहीं, वो ठीक है। देखो, मैं खुद ऑर्गेनिक फार्मर रहा हूँ, जी जी, तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंस को नकार रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक की इम्पोर्टेंस को नहीं नकार रहा। ऑर्गेनिक निश्चित तौर पे हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ अच्छा है ऐसा भी नहीं होता। अगर हमने प्रॉपर पोषण नहीं दिया अपने पौधों को तो उनसे जो हमें उत्पादन मिलेगा वो भी पौष्टिक नहीं होगा। हमारे यहाँ के सैंपल्स फेल हो जाते हैं बाहर विदेशों में जाके। अभी तो मसाले का हुआ एक अनार
भेजा किसी ने वो फेल हो गया, किसी ने आम भेजा फेल हो गया, किसी ने एप्पल भेजा फेल हो गया। ऐसा नहीं कि उसमें केमिकल कंटेमिनेशन पाया गया। अगर ऑर्गेनिक है तो किसान उस चीज़ का तो ध्यान रखता है, लेकिन जो मानक है वो कहता है कि भाई अगर ये फल है तो उसके अंदर इतने इतने % प्रोटीन, आयरन, विटामिन ये होने चाहिए, और अगर वो उस मानक पे खरा नहीं उतर रहा तो उसको खाने लायक नहीं माना जाता। तो जब आप, और वो सीधा पोषण से मतलब है, अगर पौधा सुस्त हो, अगर पौधा बहुत हेल्दी होगा तभी तो वो हेल्दी आहार हमें देगा। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत साइंटिफिक फार्मिंग है। इसमें आपको नेचर को उस काम पे लगाना पड़ता है जो आप केमिकल खेती के थ्रू करते हैं। ये चीज़ तो आप मानते ही होंगे कि ऑर्गेनिक की वजह से कार्बनिक मैटर बढ़ा है और अपना आपके खेत में ही, और उसकी वजह से निश्चित तौर पे देखिए, जब आप जितना, मेरे पास तो बहुत आइडल कंडीशन थी और मैंने इसीलिए उसको यूज़ भी किया कि भाई मेरे पे 80 गायों का डेयरी फार्म है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा गाय का गोबर उपलब्ध था। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गोबर गाय का है या भैंस का। गोबर तो गोबर, चाहे वो बकरी का है, ठीक है, सबके अपने अपनी कुछ प्लस माइनस होते हैं, लेकिन गोबर का जो वैल्यू है जो एज अ मैन्योर वो अपनी जगह है, चाहे वो गाय का है चाहे वो भैंस का है। तो जब आप उतने बड़े पैमाने पे और लगातार आप उतना गोबर डालेंगे तो उसका पॉजिटिव असर तो आएगा, ज़मीन की सेहत पे बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगा। तो ये तो अच्छे, ये एक पॉजिटिव पार्ट है उसका। ये एक पॉजिटिव पार्ट है कि आप जो उससे उत्पादन ले रहे हैं उसमें केमिकल्स रेजिड्यू नहीं है, उसमें उस तरह के हार्मफुल चीज़ें नहीं है जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की वजह से पौधा ले रहा है, फलों में आ रहा है, तो वो हमारे इंसानी शरीरों में नहीं जा रहा। ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस चीज़ के लिए मैं उस फल को खा रहा हूँ, अगर उसमें वो चीज़ भी नहीं है तो फिर वो तो नेशनल लॉस हुआ ना, वो तो पैसे की बर्बादी हुई। तो हमें बेसिकली बहुत साइंटिफिक आधार पर खेती को करना चाहिए, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो पूरी दुनिया में जो नया कॉन्सेप्ट है वो है GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और जो ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में पिकअप कर रहा है। इससे जो हमने बिल्कुल शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे कि भाई पूरी दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, कैसे आप उनका भरण पोषण करेंगे? ऑर्गेनिक से नहीं होगा। ऑर्गेनिक से तो लोग भूखे मर जाएंगे। आपको अगर प्रोडक्शन पे आना है तो बेसिकली आपको एक बैलेंस बनाना है जहां लोगों को हार्मफुल केमिकल से भी बचाया जा सके, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बचाया जा सके, पानी का बेस्ट मैनेजमेंट हो सके, पानी का जो वेस्टेज होता है फ्लड इरिगेशन में, इसमें उसमें, वो सब बचाया जा सके, और जो लोगों की डिमांड है खाने की उसको पूरा किया जा सके। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। ये भी ऑर्गेनिक की तरह प्रोसीजर है, इसका सर्टिफिकेशन होता है GAP का। इंडिया में अभी बहुत 1-2 ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन है। हाँ, सर्टिफिकेशन है, जैसे ऑर्गेनिक का होता है उसी तरीके से। अच्छा, इंडिया में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग महाराष्ट्र में शायद कोई 1-2 कंपनीज हैं जो उन्होंने शुरुआत की है। इंटरनेशनली तो इसका सर्टिफिकेशन काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि अगर आप एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। हमारा ऑर्गेनिक का मोटिव क्या है कि हम हार्मफुल केमिकल से बचें। हाँ, पेस्टिसाइड्स मेनली। एग्जैक्टली, जब से पेस्टिसाइड पिक्चर में आए मेरे ख्याल से जब से दिक्कत है, फर्टिलाइजर से शायद, फर्टिलाइजर तो अच्छा है ना, इतनी दिक्कत थी भी नहीं। यूरिया से आप देखो कि अगर हम पर कैपिटा यूसेज की बात करें तो जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, और जापान का आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीता है। जैसे आपने ऑर्गेनिक किया या दूध भी किया, कुछ वो बताइए कि दिक्कतें आई हो और आपको बड़ा टैकल किया हो कि यार ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी थी मुझे उस टाइम पे। जैसे नया सीखता हुआ आदमी चलता है, जैसे आपने उस पर भी बताया कि सर्टिफिकेशन है ना, ये हुआ हो और आ गए हो कि भैया ये सर्टिफिकेशन कौन सा लेके आ गया, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसी चीज़ है। जैसे हमारे पास एक बार हमारे कस्टमर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा साहब आपके दूध में तो पाउडर है। अच्छा, हमने कहा जी कैसे, आपको कैसे पता लगा? एक तो ना रॉबिन, दूध जो है, दूध बड़े कमाल का प्रोडक्ट है। जैसे आप किसी को दूध का गिलास देते हैं, गिलास उठाता है, वो ऐसे देखता है तो उसकी आंखें माइक्रोस्कोप बन जाती हैं और वो दूध को देख के बताता है यार ये दूध अच्छा है, बुरा है, इसमें केमिकल है, इसमें पाउडर है। वो सारी वो लैब बन जाता है, वो आदमी जो है एक साइंटिफिक लैब बन जाता है बेसिकली, हाथ में लेके ना गिलास को। नहीं, ऐसे भी करता है, मैंने देखा है। हाँ। मैं तो खुद किया ऐसे करता है, टपक रहा करेगा। हमने कहा जी आपको कैसे पता लगा? बोले साहब मैंने जो दूध का पतीला है उसमें से जब दूध को पलटा
तो उसमें नीचे सारे में दूध में वो पाउडर जमा हुआ है। ऑनेस्टली मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा भाई अंशुल ये एक कस्टमर का फ़ोन आया है कि ये क्या है, तो शी स्टार्ट लाफिंग, उसने हंसने लगी, बोले ये तो नॉर्मल है और जितना दूध अच्छा होगा उतना ये ज़्यादा जमता है। अगर दूध में ऐसे मतलब अच्छा दूध होगा, उसने तो नॉर्मल भाषा में कहा कि जो अच्छा दूध होता है उसमें होता है। मैंने कहा पर इसके पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2 रेमेडी हैं। बोले बहुत सी बार ये होता है कि लोग पतीला रख देते हैं गैस पर, गैस जलाई, पतीला रखा और उसके बाद ऊपर से दूध पलटना शुरू किया, तो दूध इतने वो दूध पलटना शुरू करता है तो पतीला गर्म हो जाता है नीचे से, और वो नीचे से जो मेन है वो चिपक जाता है। तो जैसे आप दूध डालोगे वो चिपक जाएगा, वो पाउडर पाउडर सा दिखता है। दूसरा जो कारण होता है उसका, वो होता है कि पतीले की जो तली है वो बहुत पतली है, मोटी तली का पतीला नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी का दूध अगर आपने उसमें डाला तो उसमें वो उस पे जल्दी आंच लगेगी और वो फिर जैसे मावा जमता है एग्जैक्टली इस तरीके से वहाँ पे वो लेयर बना देगा, वो दानेदार वो जम जाता है। फिर मैंने इसके पीछे का मैंने कहा साइंटिफिक आंसर भी हम पे होना चाहिए। यहाँ मेरठ में गोवंश अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के एक डॉक्टर थे, मैंने उनको भी पूछा जो उसमें क्वालिटी के अंदर डील करते थे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो है SNF के आधार पे होता है, जितना दूध में SNF ज़्यादा होगा, SNF इज सॉलिड नॉट फैट। पनीर भी बनता है, मिल्क पाउडर भी उसी का बनता है बेसिकली जो मिल्क पाउडर हम लोग बात करते हैं तो वो उसी का बनता है। तो ये जो SNF है अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो वो ज़्यादा मतलब दूध में आएगा। दूध का गाढ़ापन भी SNF से ही होता है। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि फैट से दूध में SNF वो गाढ़ापन आता है, फैट से नहीं आता, SNF से आता है। जो 0 फैट का दूध है, आप उसकी चाय पियेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अगर ज़्यादा फैट के दूध की चाय पियोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। और जो हम तो घर पे खाली दूध की चाय बनाते हैं तो उसमें बड़ी मोटी मलाई आती होगी चाय पे, लेकिन अगर आप किसी 5 स्टार में जाएं और बहुत देर तक वो चाय रखी रहे टेबल पर, तो उसमें मलाई नहीं आती, मलाई नहीं आएगी। तो वो जो कारण है उसके पीछे का वो होमोजेनाइजेशन है। होमोजेनाइज मिल्क जो है उसमें मलाई नहीं आती है, और जो 0 फैट है तो वैसे भी उसमें मलाई के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट हम अक्सर खेती किसानी में सुनते हैं, बड़ी जोत और छोटी जोत। मैं कहता हूँ भाई जो बड़ी जोत वाले हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं है। अमेरिका जैसे जहाँ बड़ी जोत के किसान 10-10 हज़ार एकड़ जमीन है सिंगल किसान पे, हम लोग छोटी जोत के किसान हैं, हम भी सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल वो किसान है जहाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो किसान के अनुरूप है, जैसे जापान का किसान। अच्छा, जापान का सक्सेसफुल है, बहुत छोटा किसान है लेकिन सक्सेसफुल है। वियतनाम का किसान क्यों सक्सेसफुल है? आप देखो उनकी प्रोडक्टिविटी देखो। हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन के पे काम कर रहे हैं, जबकि बुनियादी तौर पे इस देश में चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री है, चाहे वो नॉर्मल एग्रीकल्चर है, आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास 100 बीघे का बाग है आम, और 100 बीघे के बाग में आपने मान लीजिए 100 मन आम आपके हुए, ये है प्रोडक्शन। तो आपका 1 बीघे में आपका 1 मन आम पर कैपिटा कितना आपका वो जरा पर, लेकिन एरिया। अगर आप इस 100 बीघे में 200 मन आम कर दें तो वो हुई कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो बेसिकली उतनी जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन को लेना वो प्रोडक्टिविटी हो। आपने 100 मन आम 50 बीघे में ले लिए, ये प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। आप 100 बीघे से 100 मन आम ले रहे थे, अब आप 50 बीघे में 100 मन आम ले रहे हो, तो यहाँ पे और 50 बीघे में आप कुछ और चीजें पैदा कर। तो आप जब उस प्रोडक्टिविटी का स्केल रखोगे, एक किसान के तौर पे मुझे शर्म आती है ना, मैं चाइना को compete कर पा रहा हूँ। तो मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आज दिल से बातें की हैं। हो सकता है मेरी कुछ बातों से मेरे कुछ भाइयों को चोट पहुंची हो, लेकिन वो मेरी मंशा नहीं है। मैंने सिर्फ वो कहा जो मेरे मन ने कहा, जो मैं मानता हूँ, जिस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ। रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबे समय के बाद जी अपने आप से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपका साथ रहा तो समय का पता ही नहीं लगा कि समय गया का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया। और अगर और कोई जानकारी हमारे किसान भाई कमेंट करेंगे कि हमें ये चाहिए इसके बारे में, या हमें इस पे और जानकारी चाहिए, तो हम अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल इसको कवर करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।